व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एक कदम। इस वीडियो में आज हम करेंगे एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी इन एंजियोस्पर्म्स। सो एनसीईआरटी में इस टॉपिक को 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी इस चैप्टर को पहला जो है फ्लावर, जिसके हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे फ्लावर में, और सेकेंड हमारा जो आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि हम पिछले चैप्टर में जान चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फेजेस में होती है, उसके लिए 3 इवेंट्स होते हैं। थर्ड इज डबल फर्टिलाइजेशन, फोर्थ इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फिफ्थ इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी। तो शुरू करते हैं। हर फ्लावरिंग प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। फ्लावर जो है वो जो इतने उनमें से सेंट्स जो है इनमें जो इतने रिच कलर होते हैं, ये किस लिए होते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं। और जो फ्लावर की डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन प्लांट, और उसके फ्लावर्स हैं जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा अडेप्टेशंस हैं ताकि वो एंड प्रोडक्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है उसकी श्योरिटी दे सके, जैसे कि फ्रूट्स एंड सीड्स। तो इस चैप्टर में हम मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और प्रोसेस पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होते हैं। फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ह्यूमन बींग्स की जो है बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रही है फ्लावर्स के साथ, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू शो करते हैं। वो हमेशा ही ह्यूमन बींग्स ने उसे अपनी फीलिंग के लिए, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, ये सब शो करने के लिए फ्लावर्स जो है हम यूज़ करते हैं। आगे क्वेश्चन आता है कि हमें 5 फ्लावर्स बताने हैं जो ऑर्नामेंटल वैल्यूज के लिए कॉमनली कल्टीवेट किए जाते हैं घर में और गार्डन्स में। तो उनमें आते हैं रोज, रजनीगंधा, बेल यानी कि मोगरा भी बोलते हैं कई जगह पे इसको, जैस्मिन एंड लिली। ऑर्नामेंट वैल्यू मतलब जिस प्लांट की ब्यूटी के लिए उसे लगाया जाता है। नेक्स्ट हमें एक डायग्राम दिया हुआ है लेटर सेक्शन का फ्लावर का। तो इसमें हम देखते हैं एंथर, फिलामेंट, ये दोनों मिलके स्टेमन बनाते हैं। स्टेमन क्या है? जो मेल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं इसको। और ये जो है एंड्रोशियम बनाता है। एंड्रोशियम जो है फ्लावर का एक एसेंशियल वर्ल है और ये फर्टाइल होता है। फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं, पहला एंड्रोशियम, दूसरा गाइनोशियम, थर्ड इज कैलिक्स एंड फोर्थ इज कोरोला। तो जो कोरोला होता है वो पेटल्स का बना होता है और कैलिक्स जो है वो सेपल्स का होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिलके गाइनोशियम बनाते हैं। गाइनोशियम इसेंशियल वर्ल है और एंड्रोशियम भी इसेंशियल वर्ल है और ये दोनों फर्टाइल होते हैं। बाकी कोरोला और कैलिक्स स्टेराइल होते हैं और ये नॉन इसेंशियल वर्ल्स हैं। नेक्स्ट आता है कि हमें 5 ऐसे फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस में यूज होते हैं। वो है रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, लिली एंड हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी चाइना रोज। और ये जो भी फ्लावर्स हम यूजुअली यूज़ करते हैं रिलीजियस, सोशल या कल्चरल एक्टिविटीज़ में, ये मतलब ट्रॉपिकल वेदर्स में मिल जाते हैं, तो इसलिए ये इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। अब फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लावर फार्मिंग। तो एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। आगे आता है कि हम जो है इम्पॉर्टेंट यूनिट्स बतानी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो होती हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। आगे नेक्स्ट आता है 2.2 प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो जैसे हम एक फ्लावर देखते हैं किसी प्लांट पे, लेकिन उससे बनने का जो डिसीजन है कि वो फ्लावर उगेगा वो उससे काफ़ी पहले ही ले चुका होता है प्लांट, और कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं जो उस फ्लावर बड की या प्रीमोडियम की जो है उसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं और उसके आगे डेवलपमेंट करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन प्लांट्स बनते हैं और उसके बाद उनमें फ्लोरल बड्स आती हैं और फिर फ्लावर्स बनते हैं। अब जो फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है हमने पढ़ेंगे एंड्रोशियम और गाइनोशियम। वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और डेवलप करते हैं। एंड्रोशियम क्या है? वर्ल ऑफ स्टेमन्स।
जो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, और गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमें पता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है तो पहले फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स कैसे होगा, तो कैसे बना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसके बारे में है। तो स्टेमन्स जो क्या होते हैं, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होती है, स्टॉक लॉन्ग, उसको फिलामेंट कह देते हैं, और उसके ऊपर एक बाइलॉब स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर कहते हैं। जो प्रोक्सिमल एंड होता है एंथर का, यानी नीचे से या तो ये पेटल से भी ज्वाइन कर सकता है या फिर थैलामस से भी जुड़ा हो सकता है। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स ये डिफरेंट स्पीशीज में वेरी करेगी। अगर आप 10 फ्लावर्स में से स्टेमन्स कलेक्ट करोगे हर डिफरेंट स्पीशीज के, तो आप उसमें हर एक में साइज की वेरिएशन पाओगे, और उनके अलग अलग उनका अटैचमेंट भी अलग अलग होगी। कोई थैलेमस से जुड़ा होगा और कोई पेटल से जुड़ा होगा। अब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो बाइलॉब्ड होता है, यानी उसमें 2 लोब्स होती हैं। तो अगर हम एक एंथर में अगर 2 लोब्स हैं तो वो कैसे जुड़ी होती हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती हैं, और उसको हम डाइथिकस भी बोल देते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है जो कि इन दोनों थिकास को सेपरेट करती है। इसके स्ट्रक्चर को हम ट्रांसफर सेक्शन को अच्छे से देखेंगे, बाद में बहुत डिटेल में दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। तो बाइलॉब्ड नेचर जो है एंथर का वो काफ़ी अलग है, डिस्टिंक्ट है, ट्रांसफर सेक्शन में अलग देखने को मिलेगा। तो एंथर जो है वो 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। उसमें हर टेट्रागोनल मतलब हर कॉर्नर पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है एक एंथर में, और हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो बाद में डेवलप होके पॉलन सैक्स बन जाते हैं, और ये पूरी लेंथ के अलोंग जो है पैक होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली ये पैक होते हैं इसमें। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर करेंगे। तो एक जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम है वो सर्कुलर लगेगा आउटलाइन में। अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम को निकाल के देखें, उसमें 4 वॉल लेयर्स होंगी। ऊपर वाली एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर्स और देन टेपेटम। तो जो बाहर वाले 3 लेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगी फंक्शन प्रोटेक्शन का, और डेहिसेंस में यानी बर्स्ट आउट करने में, एंथर को बर्स्ट आउट करने में ताकि वो पोलन रिलीज कर दे, इसमें हेल्प करेंगी। लेकिन जो इनर मोस्ट वॉल है वो है टेपेटम, ये क्या करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी पोलन ग्रेन्स को। अब जो सेल्स ऑफ टेपेटम है उनके पास क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है, और जनरली उनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो आगे क्वेश्चन आता है, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट। तो ये कैसे बाइन्यूक्लिएट होते हैं, ये क्या करते हैं, टेपेटो सेल्स जो है वो एंडोमाइटोसिस शो करते हैं। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है, यानी न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाता है 2 में, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो क्या हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, 2 न्यूक्लियस एक ही सेल में आ जाते हैं। यूजुअली इन सेल का जो है साइज बड़ा होगा और न्यूक्लियस जो है वो एक से ज़्यादा पाए जाएंगे। अब जब एंथर यंग होता है, एक कम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं सेंटर पे, जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कह देते हैं। अब क्या होता है, ये क्या है कि जैसे एंथर डेवलप होता है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, मियोटिक डिविजन्स होती हैं, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स फॉर्म होते हैं। तो ये स्पोरोजिनस जो सेल है ये क्या करता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो कहाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, और जो इसमें मियोटिक डिविजन्स हो जाती हैं, फिर क्या माइक्रोस्पोर टेट्राड्स फॉर्म हो जाते हैं। और इनका अब आगे दिया हुआ है कि व्हाट वुड बी द प्लाइडी लेवल ऑफ दीज सेल्स ऑफ दिस टेट्राड। तो हम देख रहे हैं कि मियोसिस हो रही है, यानी मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन हो रही है। तो पहले माइक्रोस्पोर है यानी प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड होती है, उसके बाद अगर मियोसिस होगी तो वो क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। तो इनका प्लाइडी लेवल क्या हो जाएगा, टेट्राड का हैप्लॉइड हो जाएंगे ये। तो ये हमें डायग्राम दिया हुआ है यंग एंथर के ट्रांसफर सेक्शन का, और ये क्लोजली हम देख पाएंगे, एक स्ट्रक्चर जो है जूम आउट करके दिया हुआ है। इसमें क्या होती हैं, जो पहले स्पोरोजिनस टिश्यू के पास बाहर
4 वॉल लेयर्स होती हैं, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर ये तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो टेपेटम है वो क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर इसको ही आगे हम काफ़ी एनलार्ज कर स्ट्रक्चर देखें तो ये हम देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल और टेपेटम में हम देख सकते हैं कि इनका साइज जो है बड़ा है और साइटोप्लाज्म जो है डेंस दिखाने की कोशिश की गई है। देन एक मैच्योर एंथर है, मतलब मैच्योर डेही साइज, मतलब इसका बर्स्ट आउट हो चुका है ये एंथर, वो दिखाया हुआ है। स्पोरोजेनस टिश्यू है जो उसका मतलब कैपेबल है वो माइक्रोस्पोर, ईच सेल जो है वो कैपेबल है माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करने के लिए। उस एक सेल के पास, हर किसी के पास पोटेंशियल है जो कि वो पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बना सके। So the process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर फॉर्म हो रहे हैं किससे, पोलन मदर सेल से, किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो माइक्रोस्पोर हैं जैसे वो फॉर्म हुए हैं वो क्लस्टर में अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो जैसे मतलब एकदम कम्पैक्टली अरेंज है, उसके बाद जब एंथर जो मेच्योर होगा फिर उसमें डिहाइड्रेशन होगी तो माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, देन वो पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं और रिलीज हो जाते हैं जब एंथर बर्स्ट आउट करता है या डेhiscence हो जाता है एंथर का। पोलन ग्रेन जो है वो मेल गेमेटोफाइट डिफाइन करता है। और आप हिबिस्कस यानी कि अगर चाइना रोज को या किसी और फ्लावर को उसके ऊपर येलोइश पाउडरी पाउडर देखोगे, अगर उसको टच करोगे तो वो पाउडर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो अब इन पाउडर को या इन पोलन ग्रेन्स को वाटर के साथ, ड्रॉप के साथ एक स्लाइड पे लेना है और जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट शेप है और डिफरेंट डिज़ाइन है, क्योंकि ये डिफरेंट स्पीशीज से हैं। पोलन ग्रेन्स यूजुअली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं और इनका 25 to 50 माइक्रोमीटर्स जो है डायामीटर होता है। इनकी 2 लेयर्स होती हैं प्रोमिनेंटली जो होती हैं। हार्ड आउटर लेयर को हम बोल देते हैं एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती हैं और ये बहुत मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है अब तक का। और ये क्या है, हाई टेम्परेचर्स में मतलब विदस्टैंड कर सकता है और हाई टेम्परेचर्स में भी रह सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंडीशन में भी रह सकता है और अल्कली कंडीशंस में भी रह सकता है। कोई एंजाइम अभी तक नहीं बना है जो मतलब या फिर अभी तक नहीं हमारी नॉलेज में आया है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर दे। अब पोलन ग्रेन की जो एक्साइन है उसके ऊपर एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो पोलन ग्रेन्स जो है वो फॉसिल्स में काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व रह जाते हैं, किसकी वजह से, स्पोरोपोलिनिन की वजह से। तो एक्साइन के जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं और डिज़ाइंस होते हैं, जो कि उनकी हम आउटर स्ट्रक्चर जो देखते हैं पोलन का वो उसकी एक्साइन की वजह से होता है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू थिंक दैट एक्साइन शुड बी हार्ड, क्यों हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इसको हार्श कंडीशन से या हार्श इन्वायरमेंट से बचाती है। अब जर्म पोर का फंक्शन क्या है, तो ये क्या है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इनर वॉल जो है पोलन ग्रेन की वो होती है एंटाइन, ये थिक और कॉन्टिन्यूस लेयर है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अब जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का वो किससे सराउंडेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो जैसे पोलन ग्रेन मैच्योर होता है इसके पास 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है वो साइज में बड़ा होता है और उसके पास बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, एक लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। देन कम्स जनरेटिव सेल जो कि है बहुत स्मॉल होता है और यूजुअली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता होता है वेजिटेटिव सेल की। ये क्या है, स्पिंडल शेप का होता है और इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स इसी स्टेज पे जो है वो शेड कर जाता है, मतलब है 2 सेल स्टेज। लेकिन कुछ रिमेनिंग स्पीशीज में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है वो
माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गेमेट्स बना देता है। इससे पहले कि पोलन ग्रेन शेड हो तो वो यूजुअली 3 सेल स्टेज में, यानी कि 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स कौन से स्टेज में शेड होते हैं, 3 सेल स्टेज में। पोलन ग्रेन्स जो काफ़ी स्पीशीज़ के वो क्या है, एलर्जीज कॉज करते हैं और ब्रोंकियल इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। कुछ पीपल में जैसे कि उनमें क्या हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। और यहाँ पे एक जो है मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है पार्थेनियम का, जो कि कैरेट ग्रास या उसका कॉमन नेम है, जो इंडिया में आई थी, किसके साथ, वीट के साथ इम्पोर्ट होके आ गई थी, जो कि हर जगह प्रेजेंट हो गई थी, यानी यूबिक्यूटस हर जगह प्रेजेंट हो गई थी उसकी अक्रंस में, और उससे क्या होती थी, पॉलन एलर्जी होती थी। पोलन ग्रेन्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, तो ये आजकल फैशन बन चुका है कि पोलन टेबलेट्स जो हैं वो फूड की तरह यूज़ की जाती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है, लार्ज नंबर के पोलन प्रोडक्ट्स जैसे कि टेबलेट्स की फॉर्म में, सिरप्स की फॉर्म में जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। पोलन कंजप्शन से क्या होता है, एथलीट की परफॉर्मेंस और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस होती है। अब पोलन ग्रेन्स जैसे ही शेड हो जाते हैं उनको क्या है, स्टिग्मा पे लैंड करना होता है, इससे पहले कि वो अपनी वायबिलिटी लूज करते हैं। वायबिलिटी, अब हमें क्या लगता है कि कितने टाइम तक पोलन ग्रेन्स की जो है वायबिलिटी रहती होगी, तो ये पीरियड जो है वायबिलिटी का वो वेरी करता है हर स्पीशीज़ पे, क्योंकि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। कुछ सीरियल्स में जैसे कि राइस और व्हीट, पोलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी है वो है 30 मिनट्स तक ही है, और जो कुछ जैसे रोजिएसी और लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी वायबिलिटी क्या है, मंथ्स तक है। तो अब हमने सुना है कि सीमन या स्पर्म्स को स्टोर करते हैं काफ़ी एनिमल्स में, काफ़ी ह्यूमंस के भी स्टोर करते हैं, किसके लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। तो अब ये क्या है, पोलन ग्रेन्स को भी हम, काफ़ी स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। सो इन स्टोर्ड पोलन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पोलन बैंक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, जैसे सीड बैंक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि है गाइनोशियम। अब गाइनोशियम के अंदर अगर सिंगल पिस्टिल है तो वो मोनोकार्पेलरी है, और अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल है तो वो मल्टीकार्पेलरी है। अब यहाँ जब वो एक से ज़्यादा है तो या तो वो फ्यूज़ हो सकते हैं आपस में, या क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो फ्यूज़ होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिन कार्पस टर्म यूज़ करते हैं, सिन माने फ्यूज्ड, और अगर फ्री होते हैं तो हम एपोकार्पस टर्म यूज़ करते हैं। हर एक पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो स्टिग्मा है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन्स का, और जो स्टाइल है वो क्या है, इलोंगेटेड पार्ट है। जो बेसल बल्ज पार्ट होता है पिस्टिल का वो क्या होती है, ओवरी। अब ये ओवरी के अंदर ही क्या होती है, ओवरियन कैविटी होती है। अब प्लेसेंटा जो है वो ओवरी के अंदर ही होता है। अब हम प्लेसेंटेशन क्या होती थी कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी। तो जो वैसे उसके अंदर क्या प्लेसेंटा कह दिया, मतलब यानी ओव्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं ओवरी के अंदर, ओवरियन कैविटी के अंदर। प्लेसेंटा से अराइज होते हैं मेगास्पोरेंजिया, जो कि कॉमनली क्या कहलाते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। तो जो ओव्यूल्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, वो एक हो सकते हैं जैसे कि वीट, मैंगो और पैडी में, या फिर मैनी हो सकते हैं जैसे कि पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में। अब ये डाइसेक्टेड फ्लावर दिया हुआ है हिबिस्कस का, यानी चाइना रोज का, जो कि पिस्टिल शो कर रहा है। इसमें साफ साफ दिया है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी और थैलेमस। फिर सिन कार्पस ओवरी, यानी कि फ्यूज्ड कार्पल्स हैं जो वो दिखाए हुए हैं, उसमें स्टिग्मा और ये ओवरी दिखाई हुई है। फिर क्या है, हमें मल्टी कार्पेलरी और एपोकार्पस यानी फ्री कार्पस दिखाए हुए हैं मिशेलिया के। फिर डायग्राम आता है टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो इसमें फ्यूनिकल क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर है इस स्टॉक से क्या है, वो प्लेसेंटा से अरेंज होता है, कौन, मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। फिर आता है जो ओव्यूल की बॉडी है
और या ये फ्यूनिकल है, ये दोनों आपस में एक जगह फ्यूज करते हैं, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, हाइलम। अब जो हाइलम है फिर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जंक्शन रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। अब हर ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स, जैसे कि आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट्स। तो अब जो ये इंटेग्यूमेंट्स हैं वो सारी ओव्यूल को, स्ट्रक्चर को सारे अच्छे से कवर करते हैं सिवाय एक जगह से जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और उस एंड को बोल देते हैं माइक्रोपिलर पोल। फिर इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, एक न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, एक और लेयर प्रेजेंट होती है, और उस न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रोसैक प्रेजेंट होता है। तो जो ये न्यूसेलस है इसके पास जो है अबंडेंट फूड रिजर्व है, मतलब इसके पास काफ़ी मटेरियल स्टोर है, ये एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो और उसके बाद जो माइक्रोपिलर पोल है उसके ही अपोजिट जो पोल आ जाता है उसको हम बोल देते हैं चेलाजल पोल। देन ओव्यूल क्या है, ओव्यूल जनरली क्या होता है, एक सिंगल एम्ब्रियोसैक होता है जो किससे फॉर्म होता है, मेगास्पोर से। किसके द्वारा, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन कौन सी होगी, ऑब्वियसली मियोसिस के द्वारा फॉर्म होता है। देन व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ओव्यूल जो है वो जनरली सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से, जो कि माइक्रोपिलर रीजन में होगा, वहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि ये दिया हुआ है कि ये न्यूसेलस है और इसके पास ये माइक्रोपिलर एंड है और ये मेगास्पोर मदर सेल है। तो ये माइक्रोपिलर एंड के पास से डिफ्रेंशिएट करेगा और डायड बन जाएगा। देन माइक्रोपिलर एंड से फिर ये क्या, यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये मतलब यहीं पे डिवीजन शुरू कर देंगे तो मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा। यहाँ पे जो ये मेगास्पोर मदर सेल है इसका क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, मतलब इसके पास न्यूक्लियस जो है वो साफ दिख रहा है और साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत डेंस है। तो उसके बाद अब क्या होगा, यूजुअली प्लांट्स में क्या होता है, जो एक ही मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहता है। मेगास्पोर टेट्राड्स में से एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहता है, बाकी 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाते हैं। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, यानी कि एम्ब्रोसैक बनाएगा। तो अगर इसमें एक मेगास्पोर यूज हुआ है फॉर्मेशन करने के लिए एम्ब्रोसैक की, तो ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगी। के बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का, जब इसने एक ने फंक्शनल है वो एक जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो जो ये मेगास्पोर मदर सेल है इसका एक न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड कर जाएगा और वो दोनों अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, जैसे कि ये और ये वापस अपने पोल्स पे आ गए। फिर 2 और माइटोटिकली डिविजन्स होंगी। इसके बाद क्या है, जो 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे एक नोट करने वाली होती है कि ये सारी डिविजन्स जो हैं वो फ्री न्यूक्लियर होती हैं, यानी कि न्यूक्लियर डिविजन्स में साथ के साथ ही सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये सारे एक तरह से अरेंज रहते हैं 4 अलग साइड पे और 4 अलग साइड पे। जब ये 8 न्यूक्लियर स्टेज बन जाती है उसके बाद जो है सेल वॉल्स बनती हैं, जो क्या है टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रोसैक को बनाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो 6 होते हैं 8 सेल्स को, वो जो 6 न्यूक्लियस होते हैं उनको तो सराउंड हो जाते हैं सेल वॉल से, और जो 2 हैं वो सेंट्रल न्यूक्लियाई बन जाते हैं और दोनों यहाँ पे बीच में सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। अब जो बाकी के डिवाइड हुए थे उनसे क्या बन जाता है, माइक्रोपिलर एंड पे क्या बन जाते हैं, 2 सिनर्जिड्स बन जाते हैं और एक एग फॉर्म हो जाता है, और चेलाजल पोल पे 3 एंटीपोडल्स बन जाते हैं और बीच में ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं एग के पास यानी माइक्रोपिलर एंड पे,
उनके पास क्या होता है, स्पेशल जो इनकी है सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं जो माइक्रोपिलर टिप पे प्रेजेंट होती हैं। उनसे क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस फॉर्म होते हैं। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये क्या है, पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कहाँ तक, एग तक ले जाने के लिए। और टिपिकली एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक है वो कितना है, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड। देन क्वेश्चन आता है कि माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल को मियोसिस की मतलब क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड है और लेकिन हमें जो गेमीट बनाना होता है, गेमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो मियोसिस से क्या होगा, वो रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगी, तो गेमीट्स जो है वो हैप्लॉइड बन जाएंगे। उसके बाद प्लॉइडी लेवल है, न्यूसेलस जो है वो डिप्लॉइड होगा। उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड है। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉइड होगा और फीमेल गेमिटोफाइट भी हैप्लॉइड होगा। सो जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है उसकी क्या होती है, मेजॉरिटी पे 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और आगे इसके जो फर्दर टॉपिक्स रह गए हैं उनके बारे में अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।